नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी बहुत जल्द 5299 आप तक आएंगी। बहुत जल्द वैकेंसी निकलने वाली है। इसमें हिंदी का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बाकी बहुत सारे एग्जामों में हिंदी का पैटर्न आप जान रहे हैं कैसा पूछा जाता है। कोई भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कराता है उसमें हिंदी जरूर आती है। यूपीपी, एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी से होने वाला गन्ना पर्यवेक्षक, वीडियो, सब में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। खासकर एजीटीए जो अभी भर्ती आने वाली है उसके लिए ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर और भी इसके अलावा पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए हम प्रश्न संख्या 1 से बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से बढ़ते हैं। देख लीजिए क्या कहा गया है। का वही है ये जो का से कबूतर होता है, ठीक है, ठीक, का से कमल होता है। के विषय में निम्न में कौन सा सही है? ये देखिए, अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ, धन, महाप्राण। इसके लिए ये आपको सब आना चाहिए, तभी आप ये प्रश्न कर सकते हैं, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। बहुत टफ प्रश्न है, लेकिन इसको मैं आपके लिए इतना आसान बना दूंगा कि आप इससे अच्छी हिंदी कहीं नहीं देखे होंगे, ना इससे अच्छी हिंदी आप पढ़े होंगे। आपको पता है, इससे पहले भी मैंने हिंदी पढ़ाई है, जाके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। मैं ऐसी हिंदी पढ़ाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले आप जो है स्पर्श व्यंजनों को लिखेंगे, जैसे हमने कहा कता मुंदो, ठीक, देख लीजिए, का ता मुंदो, ठीक, ये हमने इसको लिख लिया। अब हम इसी को जो है बात करेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ। अब देखिए, अब इससे बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं उनको हम पहले यहां पर लिखेंगे, ठीक। जैसे देखिए, का, चा, टा, ता, पा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना और पाफा, बा, भा, मा, ठीक। इनको सबको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। और इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की जो संख्या होती है, वर्गीय व्यंजनों की जो संख्या होती है मेरे दोस्तों, वो होती है 25। कितनी होती है? 25 होती है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखा गया है का व्यंजन किस में आएगा। अब देखो, कंठ से बोला जाता है का, ठीक, तो ये कंठ इसमें भी है, कंठ इसमें भी है और कंठ इसमें भी है। मतलब आप समझ लीजिए, इसके अलावा आप क्या इसमें बोला जाएगा। अब हम बात करेंगे अघोष की। अघोष की बात करेंगे, सघोष की बात करेंगे, अल्प प्राण की बात करेंगे, महाप्राण की बात करेंगे। देखो, ये चीजें आप रटेंगे, ये चीजें आप रटते होंगे, लेकिन आपको रटना नहीं है। ऐसी चीजों को आपको इत्मीनान से सीखना है। कैसे हम इनको सीखेंगे? जो कभी जिंदगी में हम नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे करोगे। ये आपके वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन है। प्रत्येक लाइन का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो होता है अघोष। मतलब प्रत्येक लाइन का पहला और दूसरा वर्ण, देख लो, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, पहला दूसरा क्या होता है? ये होता है मेरे बच्चों अघोष। क्या होता है? अघोष होता है, ध्यान रखना। और प्रत्येक लाइन का देख लीजिए, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये होता है सघोष। मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा ये होता है सघोष। अब देखो, अघोष में पहला दूसरा होता है, तो का देखो अघोष में आ गया, ये 20 में सही हो जाएगा, ठीक। अब देखो, बात करते हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में क्या होगा?
देखिए, अल्प प्राण मतलब जिसको बोलने में मुंह से कम वायु निष्कासित हो वो अल्प प्राण होता है, और जिसको बोलने में मुंह से ज्यादा वायु निष्कासित हो वो महाप्राण होता है। ठीक, तो देखो प्रत्येक लाइन का दूसरा चौथा वर्ण, यही प्रत्येक लाइन का, अब देख लो प्रत्येक लाइन का मेरे बच्चों जो दूसरा और चौथा वर्ण है ये महाप्राण होता है। इनको आप जो है बोल के देखो, जैसे हमने आपसे कहा खा, बोल के देखो खा, घा, वायु मुंह से ज्यादा निष्कासित हो रही तो ये महाप्राण हो जाएंगे। ठीक, दूसरा चौथा। और अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा जो वर्ण होगा, पहला तीसरा और पांचवा ये हो जाएगा हमारा अल्प प्राण। ठीक, तो पहला का क्या है, ये अल्प प्राण है तो ये भी हो जाएगा। और स्पर्शी जो का वाली लाइन होती है ये स्पर्शी भी होती है। इस प्रकार इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, अल्प प्राण तो आप समझ गए, महाप्राण समझ गए, अघोष सघोष सब कुछ आपको पता चल गया। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 2 पर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहती है, इसको भी देख लो। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। देखिए हम बात करते हैं ये 2 नंबर की, क्या बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 लिखा है गायक का संधि विच्छेद क्या है। तो गायक का संधि विच्छेद के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गायक कौन सी संधि है। ठीक, और इसको पहचानने के क्या नियम है, संधि को हम कैसे पहचानते हैं ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देख लो संधि पहचानने के नियम। पहली होती है दीर्घ संधि, क्या होती है मेरे बच्चों, दीर्घ संधि होती है। ठीक, अब दीर्घ संधि होती है और दूसरी होती है वृद्धि संधि, देख लो। तीसरी होती है गुण संधि और चौथी होती है आपकी यण संधि, और ये जो पांचवी होती है ये होती है अयादि संधि। ठीक, ये स्वर संधि के भेद है। एक विसर्ग संधि भी होती है, एक व्यंजन संधि भी आपकी होती है। तो मैं सबसे पहले इनको आपको बताऊंगा कैसे, आप अगर कोई भी शब्द आ गया और आपसे पूछा गया इसमें कौन सी संधि है तो आप आंख मूंद कर बता देंगे कि इसमें फला वाली संधि है, इसमें ये वाली संधि है, अगर आप चीजों को समझ लिए तो। अगर समझेंगे नहीं तो दिक्कत होगी। देखिए इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि आप जो है इसमें जो है वृद्धि संधि लगाएंगे या गुण संधि। देखो दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा आएगा, बड़ी ई आएगा और बड़ा ऊ आएगा। कैसे, जैसे हमने कहा विद्यालय, ठीक, अब देखो इसमें बड़ा आक मात्रा आ रही तो क्या हो गया, ये दीर्घ संधि हो गया। जैसे हमने कहा कवीस, देखो कवीस में बड़ी की मात्रा आ रही तो ये क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गई। जैसे हमने कहा भानुदय, देखो ये बड़ा की मात्रा आ रही तो यह क्या हो गया आपका, ये हो गया दीर्घ संधि। वृद्धि संधि में हमेशा ऊपर 2 मात्राएं रहती हैं, ऐसे जैसे हमने कहा सदैव, देखो 2 मात्रा, जैसे हमने कहा ममैव, जैसे हमने कहा तथैव, ऊपर 2 मात्राएं हैं तो आपकी जो है ये वृद्धि संधि में जाएगी। अब गुण संधि अगर आ गया तो गुण संधि में ऊपर 1 मात्रा रहेगी, जैसे हमने कहा गणेश, जैसे हमने कहा रमेश, देखो ऊपर 1 मात्रा हो तो आप यहां पर जो है गुण संधि लगा देंगे। यण संधि में आधा मात्रा होता है, क्या होता है, यण संधि में मेरे बच्चों आधा मात्रा होता है। आधा मात्रा समझ रहे हैं ना, दूसरे किसी भी शब्द में दूसरे नंबर पर आपको आधा मात्रा लगे तो वहां पर आप यण संधि बिल्कुल लगा देना। जैसे हमने कहा कि अत्याचार, जैसे हमने कहा अभ्यागत, देखो दूसरे नंबर पर आधा मात्रा है कि नहीं है, आधा मात्रा हो आप तुरंत जो है यण संधि लगा देना। अब अयादि संधि में जो आपको बता रहे हैं अयादि संधि का उदाहरण, अयादि संधि में कौन कौन से आएंगे, देखिए हमने कहा नयन, शयन, नायक, हमने कहा गायक, हमने कहा पवन, हमने कहा पावन, हमने कहा पावक, हमने कहा भावुक। अब देख लो, कभी भी मैं आपको बता दूं, अगर आप पेपर देने जाते हैं और अयादि संधि से उदाहरण पूछे जाते हैं
तो यही उदाहरण आपको पूछेगा एग्जामिनर, इसके बाद कोई उदाहरण नहीं पूछेगा। और अब आपको बता दें, इसका जो है ये गायक वाला पूछा गया है आपका कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगा। मैं बता दूं, जो गायक संधि है, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको पता चल जाए इसमें ये संधि है। देखो, सबसे पहले इसके लिए एक ये उदाहरण देख लो, पवन और पावन को देख लो, पवन और पावन को देख लो, तभी आपको तोड़ने में आसानी रहेगी। कैसे? देखो, जैसे इसमें कोई मात्रा है, देखो नहीं है, तो इसको एक मात्रा में तोड़ दो, वो धन अन। इसमें देखो एक को मात्रा नहीं, तो एक मात्रा में तोड़ो, इसमें दो मात्रा लगी है ये, तो इसको दो मात्रा में तोड़ दो, पौधन अन। अब देख लो, इसमें कोई मात्रा नहीं थी, इसमें कोई मात्रा नहीं, तो हम एक मात्रा में तोड़े, इसमें एक मात्रा है तो इसको हम दो मात्रा में तोड़ दिए। मतलब ये है कि जो आपका अयाद संधि होगी उसको ओ और औ में तोड़ोगे, ए और आई में तोड़ोगे। जैसे ये आपका आया है गायक, इसको देख लो, ये आपका आया है गायक, तो इसको तोड़ो। अब देखो, गायक में एक मात्रा है कि नहीं है, तो आ जाए गए, जब एक मात्रा तो ऊपर दो मात्रा, गए धन अक, तो गए धन अक। ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहता है, इसको भी देख लो। देखो, लिखा है अत्याचार का सही संधि विच्छेद करो। अत्याचार का सही संधि विच्छेद करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि अत्याचार में कौन सी संधि है। तो देखो, हमने कहा था जब दूसरे नंबर पे आधा मात्रा हो तो कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि। आधा मात्रा जहां देखो तुरंत आपको यण संधि आपको लगाना है, इतना हमने अभी आपको बताया है। ठीक, तो देखो ये अत्याचार सबसे पहले यण संधि है। ठीक, अब इसको तुमको जो है तोड़ना है, इसको तोड़ना है कि इसका संधि विच्छेद होगा क्या। अब कैसे इसको संधि विच्छेद मैं आपको बता रहा हूं, देखना। उपसर्ग भी आपको आएंगे बनाने के लिए, कभी भी आपको उपसर्ग अत्याचार का पूछे या अभ्यागत या अभ्युदय का, ठीक, पूछे या अभ्यागत का पूछे, दूसरे नंबर पे आधा मात्रा हो और कहे उपसर्ग बता दो, उपसर्ग इसका कैसे बनाओगे। तो उपसर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आधा मात्रा दूसरे नंबर पे लगा होता है उसको पूरा बनाएंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे, ये वाला ऐसे उतार लेंगे, और ये बड़ा का है, बड़ा का मात्रा है तो बड़ा आ चार, तो ये अति हमारा क्या हो गया, ये हमारा अति उपसर्ग हो गया। इसी तरह अगर इसको तोड़े, ये आधा भा है, इसको पूरा भा बनाओ, छोटी की मात्रा लगाओ, ये ऐसे उतारो, ये छोटा ओ इधर, छोटा ओ किधर मात्रा होती है, तो उदय, तो अब हमारा ये उपसर्ग हो गया। तो अत्याचार को तोड़े, देखो ता है आधा, पूरा ता बनाओ, छोटी की मात्रा लगाओ, ये ऐसे लगाओ, प्लस ये आचार, अति प्लस आचार, ये इसका राइट आंसर है। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे आप करेंगे, ऐसे आप पहचानेंगे संधियों को। देखो संधियों, आप अगर मैं आपको बता दूं बिल्कुल विधिवत आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान चीजें रहेंगी। क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 देखो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन संख्या 4 देखो, भीष्म पितामह लिखा है कि क्वेश्चन संख्या 4 में क्या कहता है, लिखा है कि भीष्म पितामह आजीवन शादी करने का ना प्रण लिया था, इसमें समास कौन होगा। तो देखो ये लिखा है क्या, आजीवन, आजीवन, लिखा है आजीवन, ये लिखा, ठीक। अब इसी को इन्होंने रेखांकित किया है और कहा है, बताया है कि इसको, इसमें समास कौन सा है, समास आपको बताना है। तो अगर हम समास की बात करें तो समास के होते हैं 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। एक ये आपका हो गया अविभाव, 1 2
3 4, बहुब्री आपका 5 हो जाएगा, ध्यान रखना। और इसके अलावा आपका अविभव, ठीक, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और एक छठा जो होगा वो द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। अच्छा, अब द्विगु समास क्या होता है, पहले इसको आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। जो संख्यावाची हो, द्विगु समास होता है संख्यावाची। क्या होता है, संख्यावाची होता है, मतलब प्रथम पद संख्या होगी, प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होगा। कैसे, देखो, जैसे हमने कहा कि नवरात्र, नवरात्रि, अब देखो प्रथम पद दूसरा पद, प्रथम पद संख्या है। जैसे हमने कहा तिराहा, तीन राहा, देखो तीन मतलब तीन, प्रथम पद संख्या का ज्ञात होगा, वो आपका जो है द्विगु समास में हो जाएगा। कर्मधारय में क्या होता है मेरे बच्चों, कर्मधारय में जो है क्वालिटी, क्वालिटी आती है, अच्छी क्वालिटी हो चाहे बुरी क्वालिटी हो। जैसे देखो, इसको अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो, कर्मधारय में ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद। जो द्वितीय पद होता है वो होता है विशेष, और जो प्रथम पद होता है वो होता है आपका विशेषण, ठीक। और विशेषण में आपको पता है गुण दो सारे आते हैं, मतलब ये वाला पद कैसा है ये वाला पद बताएगा। जैसे हमने कहा नील कमल, तो कमल कैसा है, नीला है, तो ये आपका कर्मधारय से हो गया। अब बात करेंगे आजीवन की। आजीवन एक अव्ययभाव समास है, और अव्ययभाव समास की पहचान ये होती है, अगर हम आजीवन को, मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर आजीवन को हम तोड़ेंगे आ प्लस जीवन, आ प्लस जीवन। अब आ प्लस जीवन को तो हम तोड़ दिए, ये प्रथम पद ये द्वितीय पद, अगर प्रथम पद से आप कोई दूसरा शब्द बना दें तो वो अव्ययभाव समास में चला जाएगा, ठीक। तो हम प्रथम पद से बना रहे हैं आजीवन, आमरण, आंसन, देखो तो आ रहा। जैसे एक और हम बता रहे हैं प्रतिदिन, देखो इसमें दो पद हैं, प्रति प्लस दिन, तो क्या प्रति से कोई दूसरा शब्द बनेगा, बनेगा, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, इसका मतलब ये अव्ययभाव समास है। ओके, चलिए क्वेश्चन संख्या 5 पे बढ़ते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संख्या 5 लिखा है, तद्भव शब्द को छांटना है, तद्भव शब्द को छांटना है। क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ देखिए, आपको तद्भव शब्द छांटना है, मतलब जो है देखिए, तत्सम तद्भव हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आरो में भी आपके 10 तत्सम तद्भव पूछे जाएंगे, एसएससी जीडी में भी तद्भव तत्सम है, हर एग्जाम में आपको तद्भव तत्सम मिलेगा। इसके पहचानने के बहुत सारे नियम हैं, अगर उन नियमों को आप देख लेंगे ना, तो आपके दिलो दिमाग से तत्सम तद्भव का भय जो है बिल्कुल मिट जाएगा, ठीक। कैसे, देखो, जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है वो हो जाता है तद्भव, तो तद्भव, चंद्रबिंदी लगी तद्भव, जिसके ऊपर बिंदी लगी हो जाती है वो हो जाता है तत्सम, समझिए। तो इसका सी वाला आपका आंसर ये राइट है, सी वाला आंसर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे लिखा है, 6 नंबर देख लीजिए, लिखा है 6 नंबर की स्वतंत्रता, क्या लिखा है, स्वतंत्रता। 6 नंबर लिखा है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है। अब देखिए, देखो संज्ञा के भेद आपको पता है, ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, 5 प्रकार की जो संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, इनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा है। स्वतंत्रता देखिए, सबसे पहले अगर हम भाववाचक की बात करेंगे, जो भाववाचक, ठीक, और भाववाचक ही संज्ञा है ये स्वतंत्रता, इतना आप ध्यान रखना। ये हम बताएंगे आपको भाववाचक संज्ञा कैसे है, पूरे सब पे डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि सब पे डिटेल अगर हम करेंगे ना तो बहुत समय हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए अगर किसी शब्द के अंत में ता आता है, पा आता है, त्वा आता है, पन आता है, आहट आता है, आवट आता है,
आस आता है, ठीक। तो वो सारी संज्ञाएं जो है आपकी भाववाचक में चली जाएंगी। मतलब जो तुम्हारे अंदर के भाव निकले, हंसने के, रोने के, गाने के, दौड़ने के, चलने के, वो सारी जो है भाववाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। कैसे? जैसे हमने कहा मूर्खता, मतलब लास्ट में ताया तो भाववाचक। जैसे हमने कहा स्वतंत्रता, ताया तो भाववाचक। बुढ़ापा, पाया तो भाववाचक। बंधुत्व, ममत्व, अपनत्व तो आया तो भाववाचक। बचपन, लड़कपन, पनाया तो भाववाचक। मुस्कराहट, मुस्कराहट, आहट आया भाववाचक। रुकावट, आवट आया भाववाचक। मिठास, खटास, आस आया तो भाववाचक। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन संख्या हम बढ़ेंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर देखिए क्या कह रही है क्वेश्चन संख्या, देख लो। लिखा है 7 नंबर पे क्या लिखा है, इसको भी देख लो। क्वेश्चन संख्या 7, क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहता है, देख लो। लिखा है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पहली बात, सर्वनाम के होते हैं 6 भेद, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। पांचवा होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और छठवां होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपका छठवां होता है। तो 6 ये आपके सर्वनाम जो है हो गए हैं, ठीक। इतना आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब पूछा गया है अपने आप, अपने आप। सब कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिस किसी भी वाक्य में अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, निज, ये शब्द आ जाएं, वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। मतलब इसमें लेखक जो है स्वयं कुछ कहता है, लेखक अपने विषय में कुछ कहता है। जैसे हमने कहा मैं अपने आप चलाया, मैं स्वयं चलाया, मैं स्वतः चलाया, मैं खुद चलाया, मैं निज चलाया। इतनी बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 पे। क्वेश्चन संख्या 8 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहता है, देख लो। इसको भी बढ़िया प्रश्न है। चलिए जल्दी से ला दीजिए भाई क्वेश्चन संख्या 8 को। चलिए आ गई क्वेश्चन संख्या 8 की क्या बात है, देख लीजिए। कहता है वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं, इतना आप ध्यान रखना। कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के भेद है 8, ठीक। कारक के भेद है 8। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन नहीं है रे, ठीक। टोटल 8 प्रकार के जो है कारक होते हैं। और जहां पर अलगाव की भावना हो, अलग होने की प्रवृत्ति हो, एक दूसरे से चीजें अलग हो रही हो, वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे हमने कहा वह मुझसे अलग हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो वहां पर अपादान कारक होगा। जैसे हमने कहा चूहा बिल से निकला, चूहा बिल से अलग हो रहा है। हमने कहा छत से बिल्ली कूदी, छत से बिल्ली अलग हो रही है। हमने कहा हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है। इस प्रकार जहां पर भी अलगाव की भावना हो, वहां पर अपादान कारक समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 पे। देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहती है, इसको भी देख लो। क्वेश्चन संख्या 9, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं की गई हैं? देखियो सबसे पहले विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के भेद होते हैं 4। यहां पर भेद नहीं पूछा गया है, यहां पर पूछी गई है विशेषण की अवस्थाएं। क्या पूछी गई हैं? विशेषण की अवस्थाएं पूछी गई हैं। और विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3। एक होती है मेरे बच्चों मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, और एक होती है
उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। इसको हम अगर इंग्लिश में बात करें तो पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब इसमें होता क्या है, सिंपल विशेषण मूलावस्था में रखे जाते हैं, और ठीक है, जब दो लोगों में तुलना की जाती है, एक को अच्छा बताया जाता है तो उसको इसमें रखते हैं। अगर एक को तुलना बहुत सारे लोगों में की जाती है और बहुत सारे लोगों में एक को अच्छा बताया जाता है तो उसको इसमें रखा जाता है। मतलब जैसे हमने कहा उच्च, तो उच्च तो इसमें आएगा, और जैसे हमने कहा उच्चतर, हमने कहा उच्चतम, मतलब जिस किसी शब्द में तम लगा होगा वो उत्तरावस्था, तर लगा होगा वो जो है उत्तरावस्था होगी। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 पे। देखिए, लिखा है क्वेश्चन संख्या 10, देख लो इसको। लिखा है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं? तो इसके लिए विशेषण के हमने अभी बताए हैं कि 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा विशेष और विशेषण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों। विशेषण जो होता है और एक होता है विशेष। देखिए, ये वाला कैसा है, ये वाला पद बताता है। मतलब विशेषण में आपकी क्वालिटी आ जाएगी, गुण आ जाएंगे, और जिसके विषय में हम बात करेंगे वो विशेष कहलाता है। कैसे? जैसे हमने कहा काली गाय, हमने कहा काली गाय, तो गाय कैसी है? काली है। तो गाय के विषय में बात की जा रही है, जिसके विषय में बात की जाए वो विशेष, और उसकी क्वालिटी विशेषण कहलाती है। ठीक, इतना आप समझे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे दूसरी। ठीक है, देखिए क्या हम बात करेंगे। देखिए, अब यहां पर लिखा है भोले बालक, ये भोले विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, विशेष के बगल में विशेषण रहेगा, विशेष से पहले विशेषण आएगा। देखिए, ये विशेष है, ये विशेषण है, एक विशेष हो गया। ये विशेष है, ये विशेषण है, 2 विशेष हो गए। ये विशेष है, ये विशेषण है, ये सब क्वालिटी, जो क्वालिटी होंगी वो विशेषण। अब देखिए, ये विशेषण है कोमल, ये विशेष है, तो विशेष 4 हो गए और विशेषण भी 4 हो गए। तो ए वाला ऑप्शन राइट है। डन, ए वाला ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 पे बात करते हैं। 11, क्वेश्चन संख्या 11। देखिए 11 का कहता है, 11 भी देख लो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 11 लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। योग करके वह टहलने जाएगी, इसमें कौन सी क्रिया है? योग करके टहलने जाएगी, इसमें कौन सी क्रिया है, इसको आपको देखना है। तो हमने कहा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं पास में रहती हैं। क्या मेरे बच्चों? 2 क्रियाएं पास में रहती हैं। जैसे हमने कहा, ठीक है, कि मैंने पानी पी लिया। अब देखो, पी भी क्रिया है, लिया भी क्रिया है, तो 2 क्रिया साथ साथ रहेंगी तो क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त क्रियाएं। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये होगा आपका संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नाम धातु क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया को हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगती है, और प्रेरणार्थक क्रिया जो है जब कोई मनुष्य खुद काम ना करके दूसरे से करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे हमने कहा
कि अध्यापक ने बालक से पुस्तक पढ़वाई। तो ये पढ़वाई क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, पढ़वाया, नचवाया, ऐसे वाया वाया जिसमें लगेगी सब प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक, जैसे नाम धातु क्रिया हमने बताया है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगती है, तो समझ लो जैसे हमने संज्ञा को ले लिया कि लालच, ये संज्ञा है भाववाचक लालच, तो लालच से बनेगा ललचाना, ललचाना। विशेषण जैसे हमने ले लिया चिकना, तो चिकना से बनेगा चिकनाना। ये सब हो जाएंगी आपकी नाम धातु क्रियाएं। ये जो बची है पूर्णकालिक क्रिया का ये उदाहरण है। पूर्णकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें मनुष्य एक काम को खत्म करके दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है, तो जो पहले वाला कार्य होता है वो पूर्णकालिक क्रिया कहलाता है। योग करके वह टहलने चली गई, योग का करके मतलब योग का काम खत्म किया और टहलने चली गई। एक काम प्रारंभ करने के बाद जब कोई दूसरा कार्य प्रारंभ कर दिया जाए और जो पहले वाला कार्य हो पूर्णकालिक क्रिया कहलाता है। चलिए 12 नंबर पर बढ़ते हैं। 12 नंबर लिखा है भाववाच्य क्या है। वाच्य 3 होते हैं, कर्म, कृत और भाव। भाववाच्य में नहीं लगा होता है, तो जहां पे नहीं लगा हो वो आपका हो जाएगा भाववाच्य। चलिए हम बढ़ेंगे 13 पे। 13 पे देखिए, अच्छा 13 नंबर अभी हमने आपको सिखाया था कि क्या है उपसर्ग, उपसर्ग लगाना। तो हम इसको पहले ऐसे लिखते हैं प्रत्युत्पन्न। अभी हमने उपसर्ग लगाया बताया था, आधाता है को पूराता बना दो, छोटी मात्रा लगाओ ऐसे, तो इसका प्रत्युपसर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। देखिए 14 क्या कहती है, 14 भी देख लो, बढ़िया है। इसमें प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय भाई लाइए जल्दी से। देखिए प्रत्यय, प्रत्यय रमणीय लिखा है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय होगा, उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। तो ये किसकी मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई लिख दो, और ये क्या है या, तो क्या हो गया ई, ई। ठीक है, देखो हर चीज का तरीका होता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 14 थी, ये 14 थी मेरे बच्चों। 15 पे पहुंचते हैं। देख लीजिए 15, बहुत बढ़िया प्रश्न लिखा। क्वेश्चन संख्या 15 देखो, 15 क्या कहता है इसको भी देख लो, बहुत बढ़िया है। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है। देखो रचना कहो चाहे संरचना को, रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। उसमें से एक सरल वाक्य है, एक मिश्र वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य जो है ये अर्थ के आधार पर होता है, और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार में बांटे गए हैं। संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार में बांटे गए हैं। संयुक्त वाक्य में आपको पता है और, एवं, इसलिए, तथापि ये सारे लगते हैं। सरल वाक्य में कर्ता किया कर्म होता है, और मिश्र वाक्य में एक एक का काम दूसरे पर निर्भर करेगा। जैसे अगर वह मेहनत करता तो मैं सफल हो जाता, अगर वह मेहनत करता तो वह सफल हो जाता। ठीक, तो एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर वो आपका मिश्र वाक्य में होता है। इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, स्टडी विद नीरज सर। ये टेलीग्राम चैनल है मेरे बच्चों, स्टडी विद नीरज सर, ये टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़ जाइए। ठीक, यही मेरा ऐप है, ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आए होंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।